तो लास्ट क्लास में हमने परहैप्स मोहम्मद मेंटेनेंस टू ए मुस्लिम वाइफ वाला केस देखा था, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम, ठीक है, वर्सेस शाह बानो बेगम। हमने इस चीज़ को फाइंड आउट कर लिया था कि मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम के केस को हमने फाइंड आउट कर लिया था, ठीक। अब देखिए आगे की अगर हम बात करें यहाँ पे, दैट रेफर्स दैट सेक्शन नंबर 125 और सेकुलर प्रोविजन है, इसको शायद देख लिया था शायद इस जजमेंट को भी हमने, है ना। अहमद खान वर्सेस शाह बानो 1985 का 5 जजेज बेंच, और जजमेंट जो प्रोनाउंस किए थे दैट्स वाई चंद्रचूड़, ठीक है, दिस वन। एंड दिस संहिता नोवेयर प्रोहिबिट्स गिविंग द मेंटेनेंस बियॉन्ड द पीरियड ऑफ इद्दत टू ए होम टू द मुस्लिम वुमेन आफ्टर व्हाट, आफ्टर डिवोर्स एक्सप्रेसली प्रोवाइड कर रहा है कि मेंटेनेंस शैल बी गिवन अंटिल द वाइफ रीमैरिज देयर। तो ये सब डिस्कस कर लिया था हमने, इसको आगे बढ़ते हैं और फिर आगे आते हैं और देखते हैं हमारे पास जो इनेबलिंग प्रोविजन है, दैट्स कॉल्ड हियर द डिफरेंस बिटवीन द डावर एंड मेंटेनेंस। हमने ये वाली बातें भी आपको करवा दी थी, डावर एंड मेंटेनेंस की बातें भी हमने करवा दी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986, ये भी डिस्कस कर लिया था इस एक्ट के बारे में। अभी और भी बातें करेंगे। इस एक्ट का जो मेन प्रॉब्लम ये था कि ये एक्ट जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, उस जजमेंट को असाइल करने की कोशिश कर रहा था, उस जजमेंट को असाइल करें, ठीक है, दिस वन। अच्छा, अब देखिए सेक्शन 144 वाला बात में यहाँ पे अब देखिए आगे फाइंड आउट करके, एंड डेनियल लेटिफी एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 5 जजेस की बेंच। यहाँ पे एक सिचुएशन है जिसको कि पॉसिबली सेक्शन 3(1) मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड डिवोर्स एक्ट 1986 को एनालाइज किया गया था। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ क्या आ रहा था, 3(1) ऑफ द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शंस ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट रिजल्ट इनटू द एक्ट बिकमिंग व्हाट, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपका बड़ा काम आएगा। लिबरल कंस्ट्रक्शंस जो है इस एक्ट को इनकैपेबल बनाता है। एंड यहाँ पे जो एक बातें स्पेसिफाई की जाती हैं विद इन 3(1)A में जो है, डज नॉट मीन ड्यूरिंग और फॉर, रादर इट इम्प्लाइज दैट अ हस्बैंड अपॉन डिवोर्स हैज टू मेक fair provision as well as he has to pay the maintenance to his wife before the exact period, and nowhere provided in the act maintenance shall be paid only for the iddat period. This the point here that ये जो एक्ट है, ये इस एक्ट की हम बात करते हैं, इस एक्ट को अगर नॉर्मल सिचुएशन में भी देखा जाए तो ये कानून इद्दत के पीरियड के बाद जो अगर मेंटेनेंस पेमेंट की होती है उसको नहीं रोका था। इतना कहा था कि इद्दत के पीरियड तक वो मेंटेनेंस देगा हस्बैंड, लेकिन उसके बाद देगा या नहीं देगा उसके ऊपर ये कानून क्या था, साइलेंट था, ठीक है। तो कोर्ट ने इसका क्या किया, एक प्रॉपर इंटरप्रिटेशन कर दिया कि भाई सबसे पहली बात 125 सीआरपीसी सेकुलर प्रोविजन है, ये तो कोई हिंदू या मुस्लिम में भेदभाव तो करता नहीं है, तो वाइफ्स को प्रिविलेज दे दिया। इंटरप्रिटेशन ये दिया कि वाइफ्स के पास क्या है, प्रिविलेज है। प्रिविलेज किस बात की है, प्रिविलेज इस बात की है कि वो या तो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट के हिसाब से मेंटेनेंस मांग ले या 125 सीआरपीसी के हिसाब से मेंटेनेंस मांग ले। लेकिन इस एक्ट ने एक बड़ी गंभीर बात कही थी कि अगर वाइफ 125 सीआरपीसी के हिसाब से मेंटेनेंस लेती है, मांगने जाती है कोर्ट में, तो उनको हस्बैंड का कंसेंट चाहिए होगा। जो हस्बैंड कंसेंट की बात है ना, वो कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये चीज़ें नहीं चलेगी ये, और इस सिचुएशन में तो यहाँ पे सेक्शन 5 मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन, द कोर्ट डिड नॉट डिक्लेयर इट टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया, एज इवन इफ प्रोसीडिंग्स आर कंडक्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द सेड एक्ट देयर। तो देखो, मैं अगर आपको कंक्लूजन्स की बात करूं, अगर मैं आपको कंक्लूजन बताऊं मुस्लिम वुमेन का, तो मुस्लिम वुमेन को मेंटेनेंस मिलने का सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये हो गया कि उनके पास 2 ऑप्शन है। उनके पास पहला ऑप्शन है सेक्शन 125 सीआरपीसी, जो कि अब क्या बन गया, सेक्शन 144 बीएनएसएस, मुस्लिम वुमेन यहाँ जा सकती हैं। दूसरा मुस्लिम वुमेन के पास एक है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शंस ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। अब मुस्लिम लेडी के पास ऑप्शन है कि या तो वो पहला वाला ऑप्शन एक्सरसाइज करे या फिर दूसरा वाला ऑप्शन एक्सरसाइज करें। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इस एक्ट में जो सीआरपीसी के अकॉर्डिंगली मेंटेनेंस लेने जाते हैं, उस पर अगर ये एक्ट कह रहा है कि आपको हस्बैंड का कंसेंट लेना पड़ेगा, तो वो जो डिमांड है इसका, ये क्या है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अब वुमेन को एक फ्रीडम दिया इस कानून ने, इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने, कि साहब आप मेंटेनेंस लेना चाहो तो आपके पास चॉइस है, आप या तो प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम वुमेन एक्ट के हिसाब से लो या फिर आप
सेक्शन 144 BNSS के हिसाब से लो, तो ऑब्वियसली बात है 144 BNSS लेडीज़ को क्या दे रहा है, जब तक दोबारा शादी ना कर ले, दूसरी शादी ना कर ले, मेंटेनेंस देता रहेगा। अगर वो पूरी लाइफ दूसरी शादी नहीं करती है तो उसको पूरी लाइफ तक जो है मेंटेनेंस मिलती रहेगी। यहाँ पर ये प्रोविजन इसका करके रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब आइए थोड़ा सा और एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट बात आ गई। अब थोड़े समय के बाद एक कानून आ गया, दैट्स कानून कॉल्ड हियर फैमिली कोर्ट एक्ट। अब देखो फैमिली कोर्ट एक्ट आ गया। फैमिली कोर्ट एक्ट में अब देखो क्या बात होने लगी। अभी देखो ये फैमिली कोर्ट एक्ट भी सेकुलर है, ये हिंदू मुस्लिम वगैरह को नहीं देखता। कोर्ट्स में फैमिली डिस्प्यूट्स बढ़ते जा रहे थे, सक्सेशन का, एडॉप्शंस का, बच्चे की कस्टडी का, मेंटेनेंस का, है ना, डिवोर्स का, ये कोर्ट में केसेस बढ़ते जा रहे थे। और पहले इन केसेस का निपटारा कहाँ होता था, तो कुछ पावर्स दिए गए थे मैजिस्ट्रेट कोर्ट के पास और कुछ पावर्स ऐसे थे जो कि नॉर्मल सिविल सूट फाइल होती थी। कई सर्कमस्टेंस में सिविल सूट फाइल हो जाया करती थी। तो कोर्ट में इतनी सारी क्राउड, भीड़। अब एक सिचुएशन देख लो, कोर्ट में केसेस बड़े लंबे चलते हैं, डेट्स लंबी पड़ती है, कोर्ट के पास टाइम नहीं होता है। अगर मान लो एक कस्टडी का ही केस है, एक स्पाउस बच्चे की कस्टडी के लिए गया और कोर्ट अगर उसमें डेट्स पे डेट्स देना लगे, वो पता चला कस्टडी आते आते बच्चा का माइनर से मेजर बन गया और केस क्या हो गया, अपने आप में इन्फेक्चुएटेड हो गया केस। इसको कहते हैं इन्फेक्चुअस हो जाना, मतलब कोर्ट का फैसला ही आया तो बेकार ही हो गया, दैट्स कॉल्ड इन्फेक्चुअस, है ना। एक डिवोर्स का केस गया कोर्ट में और डिवोर्स होते होते वो लोग जो है बूढ़े हो गए, तो फिर ऐसे का कोई फायदा तो नहीं होता। तो सरकार ने कानून बनाया फैमिली कोर्ट एक्ट, और फैमिली कोर्ट एक्ट के हिसाब से कई सारे जो फैमिली डिस्प्यूट्स हैं डिफरेंट एक्ट्स में, वो दे दिया गया कि भाई ये फैमिली कोर्ट एक्ट इसको देखेगी। जैसे 125 CRPC का, वो किसको दे दिया गया, ये फैमिली कोर्ट में देखा। हिंदू मैरिज एक्ट वाला जो है, जो सारे प्रोविजंस सब चले गए फैमिली कोर्ट्स में, और डिफरेंट एक्ट से सक्सेशंस का, एडॉप्शंस का रिलेटेड जितने मैटर्स थे वो सब के सब दे दिया गया फैमिली कोर्ट को। और फैमिली कोर्ट एक अलग से कोर्ट एस्टैब्लिश कर दी गई। यहाँ पे जो भी डिस्प्यूट होंगे, जो भी मैटर होंगे, वो क्या होगा, फैमिली कोर्ट का ही होगा, वो फैमिली कोर्ट से। अब जहाँ आप कोर्ट, अब सभी जगह फैमिली कोर्ट नहीं बना है, अभी भी ऐसा है कि सभी जगह फैमिली कोर्ट नहीं है। जहाँ फैमिली कोर्ट नहीं है अभी भी वहाँ वो केसेज जो है वो मैजिस्ट्रेट ही देख रहे हैं, लेकिन जहाँ फैमिली कोर्ट है तो ये केसेस कहाँ जा रहे हैं, फैमिली कोर्ट। जैसे दिल्ली में फैमिली कोर्ट है तो दिल्ली में केस कहाँ जाएगी, फैमिली कोर्ट में जाएगी। अच्छा, फैमिली कोर्ट के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे, जो जज होंगे, वो कौन से जज होंगे, मैजिस्ट्रेट लेवल के या सेशन जज लेवल के? हु द जज, मैजिस्ट्रेट और सेशन जज? सेशन जज, हाँ, वो सेशन जज लेवल के होंगे। और उनके डिसीजन से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो आपको हाई कोर्ट में अपील करना पड़ेगा। मैजिस्ट्रेट के पास अगर केस होती है, मैजिस्ट्रेट से सेटिस्फाइड नहीं होते तो आप कहाँ जाते हैं, सेशन में अपील करते हैं। और फैमिली कोर्ट से अगर फैसले से आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। रीजन बड़ा सिंपल है, ये फैमिली मैटर है और ज़्यादातर सेटलमेंट एमिकेबल कराने की कोशिश की जाती है ना। मैजिस्ट्रेट कितनी एज से इंसान बनना शुरू हो जाता है, 23, 24, यहाँ से इंसान मैजिस्ट्रेट बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब 23 साल 24 साल के बच्चे को फैमिली कोर्ट का मैटर दे दो कि भाई वो हस्बैंड वाइफ की लड़ाई है, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करे, दैट्स नॉट वेरी मच पॉसिबल टू हैंडल सच ए मैटर, बिल्कुल बढ़िया से हैंडल कर पाए। तो वहाँ पे क्या होते हैं, मैच्योर पर्सन होते हैं जो 35-40 ईयर्स के हों और बड़े आराम से मेच्योरिटी के साथ केसेस को हैंडल कर पाए। तो वहाँ पे सेशन जज लेवल के ऑफिसर, जुडिशियल ऑफिसर होते हैं, ठीक है। अच्छा, फैमिली कोर्ट को बहुत वाइडर पावर भी दिए गए। अभी मैं आपको एक सिचुएशन और बता दूं, फैमिली कोर्ट में तो यहाँ तक मेंशन है कि फैमिली के जो पर्सन है वो खुद ही केस को फाइल करते हैं, अपनी वकालत खुद ही करेंगे, केस को खुद ही प्रेजेंट करेंगे, आर्ग्यूमेंट खुद ही करेंगे। ऐसा भी फैमिली कोर्ट की पॉसिबिलिटी है, वकील ना रखे, सब अपनी बात खुद ही रखें। अब देखो, जब 2009 में फैमिली कोर्ट, आपको इसके आसपास फैमिली कोर्ट आ गई और यहाँ पे स्पेसिफाई किया कि फैमिली कोर्ट एक्ट ओवरराइड कर रहा है सारे प्रोविजंस को, और जहाँ की भी फैमिली कोर्ट एस्टैब्लिश होती है ये एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन होगा फैमिली डिस्प्यूट्स का। सेक्शन 125 वहाँ क्या होगा, उनका एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन होगा। जिस जगह भी फैमिली कोर्ट है, फैमिली कोर्ट एक्ट ने इस प्रोविजन को अपने यहाँ अडॉप्ट कर दिया कि भाई हमारे कोर्ट में ये केसेस देखी जाएगी। अब आप बोलोगे आप 125 में जितना भी पढ़े हो सब जगह मैजिस्ट्रेट पढ़े हो कि पढ़े हो ना, लेकिन जहाँ फैमिली कोर्ट नहीं है वहाँ इस केस को कौन देखेंगे, मैजिस्ट्रेट देखेंगे। आज भी जब कहीं आप कोर्ट का जजमेंट पढ़ोगे इसमें मेंटेनेंस वाले को लेकर के, तो आप ये पढ़ोगे कि मेंटेनेंस को मैजिस्ट्रेट ने अलाउ किया। जैसे आप शाहबानो का केस पढ़ते हो, वहाँ पढ़े कि मेंटेनेंस अलाउ हुआ, लेकिन वहाँ मेंटेनेंस अलाउ करने वाला कौन था, वो पढ़ोगे वहाँ मैजिस्ट्रेट, वहाँ फैमिली कोर्ट नहीं थी, वहाँ कौन पढ़ोगे, मैजिस्ट्रेट। तो मैजिस्ट्रेट अलाउ करता है, लेकिन जहाँ फैमिली कोर्ट है वहाँ क्या होगा, फैमिली कोर्ट चलेगा। मुस्लिम वुमेन डायरेक्टली फाइल कर सकती है पिटीशन अंडर सेक्शन 144 संहिता के, कहाँ पे, बिफोर फैमिली कोर्ट में। एंड सेक्शन 5 ऑफ द मुस्लिम प्रोटेक्शन, वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड डिवोर्स एक्ट अप्लाई नहीं होगा इस केस में जब मुस्लिम वुमेन 125 CRPC या फिर 144 BNSS का पिटीशन फाइल करती है तो। नाउ अच्छा, यहाँ पे एक बात है, इट वाज हेल्ड मेंटेनेंस टू द वाइफ फॉर पर्सनल एक्सपेंसेज
पर्सनल लिविंग प्रोवाइडेड है 3(1)A में, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट में. एंड 3(1)B इज नॉट अबाउट द मेंटेनेंस टू चाइल्ड, रादर इट इज अबाउट द मेंटेनेंस टू द डिवोर्स्ड वाइफ. एंड ये एडिशनल मेंटेनेंस है. अब मुस्लिम वुमेन चाहे तो मेंटेनेंस दोनों जगह से भी ले सकती है. ये मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट वाले से भी ले सकती है और 144 BNSS से भी ले सकती है. ये एक्ट आज भी इन्फोर्स्ड है, लेकिन आप देखोगे कि वहाँ जो मेंटेनेंस मिलती है वो एक लिमिटेड पीरियड की मिलती है, इद्दत के पीरियड तक मिलती है. लेकिन यहाँ पे जो BNSS है उसमें मेंटेनेंस कब तक मिलती है? जब तक लेडी दूसरी शादी ना कर ले, तब तक मेंटेनेंस मिलती है. ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नॉर्मली सिचुएशंस में. अलग अलग जजमेंट्स को था देखते हैं और इसको समझते हैं. और एक बार 125 के ऊपर जाने से पहले the woman Muslim wife can obtain maintenance only for the iddat period. We have discussed that. जहाँ अब देखो यहाँ पे दीपक मिश्रा जी का जजमेंट. दीपक मिश्रा भी बहुत पॉपुलर जज थे और काफ़ी अच्छे समय तक दीपक मिश्रा जी रहे चीफ जस्टिस. यहाँ पे इन्होंने क्या था, द मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 444 हैज़ टू बी एडिक्वेट सो दैट शी कैन लिव विद डिग्निटी एंड नॉट कंपेल्ड टू बी ए बेगर और डेस्टिट्यूट दिस वन. तो ये तब जरूरत पड़ती है जब एक वर्किंग वुमेन को भी मेंटेनेंस मिलती है, और वो वर्किंग वुमेन जिसकी जो सैलरी है वो उतनी नहीं होती है जितने में उसकी सर्वाइवल एक बढ़िया से हो सके, अच्छी लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंगली उसकी सर्वाइवल हो सके. सो दिस वन सब्सिस्टेंट डज नॉट जस्ट मीन्स ओनली द सर्वाइवल. वुमेन जो कंस्ट्रेंट है अपनी मैट्रिमोनियल हाउस को छोड़ने के लिए, वो डेस्टिट्यूट ना महसूस करे अपने आप को और उसको एक प्रॉपर एक्सपेंसेस जो वो मिलता रहे. तो ये इसका मैटर था. फिर से हम लेडीज़ के मेंटेनेंस के ऊपर आएंगे, लेकिन इससे पहले कुछ बातें और भी है यहाँ पे, उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट बात चाइल्ड को लेकर के, बच्चों को मेंटेनेंस तो मिलेगा उसको. क्या एक फादर अपने स्टेप सन को मेंटेनेंस दे, ये लायबिलिटी होगी? स्टेप सन दिस वन. क्या ऐसा हो सकता है कि ऑफ कोर्स नॉर्मली मदर भी मेंटेनेंस के लिए लायबल होगी अपने बच्चे के लिए? इन सारी बातों को थोड़ा समझना पड़ेगा यहाँ पर. अच्छा, अब यहाँ देखो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात एक्ट ने क्लियर कर दिया कि चाइल्ड लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है, इन चीज़ों को नहीं देखेंगे. इवन इलेजिटिमेट चाइल्ड भी जो है वो मेंटेनेंस का इंटाइटल्ड है, एंड सिर्फ उसकी जो पैटर्निटी है वो एस्टैब्लिश हो जाए. व्हाट्स द मैटर, द चाइल्ड एलिज टू बी द इलेजिटिमेट, या चाइल्ड इलेजिटिमेट भी हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है. तो क्या स्टेप चाइल्ड को मेंटेनेंस दिए जा सकते हैं? आंसर कहा यस, देयर इज नो स्टॉपेज ब्लॉकेज ऑन दैट. अगर इलेजिटिमेट भी होता तो मेंटेनेंस मिलते, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है. दूसरी बात, एंड अगर चाइल्ड अर्न कर रहा है तो क्या मेंटेनेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा? चाइल्ड अच्छा खासा अर्न कर रहा है, क्या मेंटेनेंस मिलेगा? क्या अनेबल टू मेंटेन वाला जो पॉइंट है सिर्फ वाइफ के लिए है या चाइल्ड के लिए भी वो लग रहा है? दैट इज सच ए थिंग विच वी हैव टू सी दैट. और यहाँ पे देखते हैं, द एप्लीकेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ चाइल्ड इज मेंटेनेबल टिल द एज हैज नॉट अटेंड द एज ऑफ मेजॉरिटी. और एक बार चाइल्ड 18 साल का कंप्लीट हो गया तो मेंटेनेंस उसकी खत्म हो जाएगी. 18 ईयर्स क्या अटेंड होना, वंस ही अटेंडेड द एज ऑफ 18 ईयर. अच्छा, 18 ईयर को डिमार्केशन क्यों लिया चला है? क्योंकि वहाँ पे फिर माना जाता है कि टिल 18 ईयर्स वो अपने आप को मेंटेन करने में अनेबल है, उसके पास पैसे नहीं है, और एक्ट का ऑब्जेक्टिव ही यही लेकर के चल रहा है. क्योंकि पॉसिबल है बच्चा का एज अगर 14 ईयर्स तक है तो उसको काम करना तो अलाउड ही नहीं है. कौन सा आर्टिकल? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 24. वो कहता है कि भाई आप काम नहीं करोगे, आपसे ना कोई काम करवाएगा ना आप काम करोगे. ठीक है, फैक्ट्री में यहाँ फैक्ट्री वर्क लिखा हुआ है, तो डोमेस्टिक वर्क कर सकता है, छोटा मोटा काम, जैसे कि किसी घर में डोमेस्टिक हेल्प का काम. कैन यू डू दैट? कैन द चाइल्ड डू दिस थिंग, दिस काइंड ऑफ जॉब? है ना, हम पेपर फोल्ड करने का काम दे दिए, एनवेलप बनाने का काम दे दिया और उसको रोज की पेमेंट कर रहे हैं. मेट बी अलाउड? द आंसर इज नो, बिकॉज आर्टिकल 21A ये कहता है राइट टू एजुकेशन, और वो भी क्या, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन.
और कोई भी पर्सन बच्चे को काम पे रखा हुआ है तो उसका जो एजुकेशन का राइट है वो उसको डिप्राइव कर रहा है। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन को वो डिप्राइव कर रहा है। और किस एज से किस एज तक है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन? 6 से लेकर के 14 साल तक। यानी कि अगर दोनों प्रोविजन को अगर हम कंबाइंड करें, है ना, तो इसका मतलब चाइल्ड लेबर इंडिया में एक तरह से बैंड है, बट आफ्टर 14 बैंड नहीं है। 15, 16, 17, 18 फैक्ट्रीज एक्ट ने चाइल्ड के लिए कुछ स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं कि आप बच्चों से पूरे दिन में सिर्फ 4.5 घंटे काम करवा सकते हो, उससे ज़्यादा काम आप नहीं करवा सकते हो। उसका वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा होगा ये सब बताया गया है। तो भारत में चाइल्ड लेबर बैंड नहीं है, बाकायदा उसके ऊपर कानून है, फैक्ट्रीज एक्ट उसके ऊपर मैटर को स्पेसिफाई किए हुए हैं, कितना काम करवाओगे, कितने दिन पे उसको छुट्टी दोगे, एवरीथिंग इज स्पेसिफाइड हियर। लेकिन फिर चाइल्ड की बात अगर हम यहीं पे भी करें तो चाइल्ड को भी मेंटेन करने में अनेबल है, तो वैसे सर्कमस्टेंस में चाइल्ड को मेंटेनेंस मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, समझिए जरा बात को। नाउ चाइल्ड को मेंटेनेंस लेने की नौबत क्यों आ जाती है? ऑब्वियस सी बात है कि पेरेंट्स जो है पैसे दे नहीं रहे हैं, मेंटेन कर नहीं रहे हैं, तभी चाइल्ड को कानून का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। क्यों पैसे नहीं दे रहे पेरेंट्स? अब सुनिए, बहुत सारी बातें होती हैं। सपोज करो कि हस्बैंड है और वाइफ है और उसका एक बच्चा है, चाइल्ड। चलो फादर के भी बच्चे से बहुत अटैचमेंट है, फिर भी फादर उसको पैसे नहीं दे रहे, उसके पढ़ने के खाने पीने के पैसे नहीं दे रहे। रीजन बड़ा सिंपल है कि वाइफ और हस्बैंड का सेपरेशन हो गया है और वाइफ बच्चे को लेकर के कहीं और चली गई है। अब वाइफ मेंटेनेंस पिटीशन फाइल की है और उसमें वो अपना मांग रही है और चाइल्ड का मांग रही है, दोनों का मांग रही है। ठीक है, अब देखो वाइफ के मेंटेनेंस ना देने के लिए तो बहुत सारे ग्राउंड बना देंगे कि भाई उनकी एडल्ट्री हो सकती है, या फिर वो बिना रीजन का अलग रह रही है। ठीक है, बिना रीजन का अलग रह रही है, वॉट एवर द ग्राउंड, भाई वो अर्न करने में एबल है, अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ नहीं है। बट वॉट अबाउट द चाइल्ड? अगर हस्बैंड है वो सोचता है कि भाई अगर मैं चाइल्ड को 20,000 मंथली देना शुरू करूं तो ये यूज़ करेगी वाइफ भी, और उसके बाद फिर इनको मोटिवेशन मिलेगा अलग रहने का। तो बच्चे का भी मेंटेनेंस, जब वो रिप्लाई फाइल करता है कोर्ट में तो ऐसा रिप्लाई देता है कि बच्चे भी का भी मेंटेनेंस वो देना नहीं चाहता है, बच्चे का मेंटेनेंस नहीं देना चाहता है। बट वॉट द ग्राउंड ही मे टेक ऑन दैट? वो क्या ग्राउंड लेगा? बच्चा तो उसका अपना है, मना तो कर नहीं सकता, बच्चा छोटा है, रिफ्यूज़ तो करेगा नहीं, लेकिन फिर भी वो रिफ्यूज़ करता है। ग्राउंड क्या ले सकता है? सोच के देखो। एक ग्राउंड तो वो ले सकता है कि जो बच्चा जो माँ के साथ रह रहा है वो अपनी मर्जी से माँ के साथ गया था, मैंने बोला था मेरे साथ रह, मैं सारा खर्च करूँगा, मेरे साथ रहो, वो मेरी बात नहीं माना, माँ से अटैचमेंट थी, वो माँ के पास चला गया, तो मेंटेनेंस नहीं देंगे। कैन इट बी ग्राउंड टू रिफ्यूज द मेंटेनेंस फॉर द चाइल्ड? कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, वो बच्चा है जिसके साथ रहे, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, मदर जब मेंटेनेंस फाइल करती है ना तो चाइल्ड का नेक्स्ट फ्रेंड बन जाती है। आपने सीपीसी में पढ़ा था कि बच्चा भी सूट फाइल करता है, वो नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू सूट फाइल करता है, तो मदर क्या बन जाती है? नेक्स्ट फ्रेंड बन जाती है। और मदर के मेंटेनेंस को तो मना कर ही रहा है, वो बच्चे के मेंटेनेंस को मना करने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चे की मेंटेनेंस माँ के मेंटेनेंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि माँ के मेंटेनेंस को रिफ्यूज करे तो बच्चे का भी रिफ्यूज करेगी। माँ के लिए आ रहा है कि वो अपने आप को मेंटेन करने में एबल है, वो नौकरी कर रही है, अच्छे पैसे कमा रही है, क्या इस ग्राउंड पे बच्चे का भी मेंटेनेंस को मना कर देगी? एक ही पिटीशन में दोनों चीजें। तो ऐसा भी हो सकता है कोर्ट माँ के लिए मेंटेनेंस तो मना कर दे, लेकिन बच्चे के लिए मेंटेनेंस जो कोर्ट अलाउ कर दे। देयर इज द पॉसिबिलिटी दैट माँ की मेंटेनेंस सैलरी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, फादर की कम है, बच्चे की मेंटेनेंस एप्लीकेशन भी लगी हुई है, बच्चा फादर से मेंटेनेंस चाह रहा है। ऑफ कोर्स कोर्ट विल नॉट रिफ्यूज ऑन दिस काइंड ऑफ ग्राउंड दैट कि मदर उसकी ओन कर रही है और मदर उसको मेंटेन कर रही है। इवन वो माँ के साथ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माँ की अर्निंग अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माँ की एडल्ट्री है, मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑन ऑल दिस सर्कमस्टेंस, ये सारे ग्राउंड्स बच्चे को मेंटेनेंस देने से इनकार करने का नहीं हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पे बातें बड़ी क्लियर हैं। द फादर इज बाउंड टू मेंटेन हिज चाइल्ड इवन इफ चाइल्ड इज लिविंग विद द मदर, जो उसकी नेचुरल गार्जियन है, और इट्स नॉट ओपन टू इम्पोज ए कंडीशन दैट चाइल्ड मस्ट लिव विथ हिम। अगर वो कंडीशन लगाता है कि मेरा बच्चा मेरे साथ रहे तो मैं मेंटेनेंस दूंगा, तो ये कंडीशन इनवैलिड नहीं है, वो नहीं चल सकती। पॉसिबल है उसको बच्चे चाहिए तो वो बच्चे की कस्टडी के लिए कोर्ट में सूट फाइल करेगा। कहाँ पे, कौन से एक्ट में कस्टडी की सूट फाइल होगी? हाँ, कस्टडी की सूट हिंदू मैरिज एक्ट में तब फाइल होगी जब आप हिंदू मैरिज एक्ट में कोई पिटीशन फाइल करते हैं, जब आप जैसे डिवोर्स केस फाइल करते हैं। गार्जियन एंड वॉट्स एक्ट इज अ प्रॉपर थिंग। इफ यू वांट टू हैव द परमानेंट कस्टडी ऑफ द चाइल्ड देन यू हैव टू फाइल द सूट अंडर द गार्जियन एंड वॉट्स एक्ट में। तो बच्चे किसके साथ चले गए हैं? माँ के साथ चले गए। तो बच्चा है वो माँ के साथ चला गया है, तो अगर फादर को वापस चाहिए बच्चा तो वो क्या करेगा? गार्जियन एंड वॉट्स एक्ट में वो सूट फाइल करेगा। इसमें कोर्ट बच्चे की वेलफेयर को देखेगी कि बच्चा का वेलफेयर फादर के साथ है या मदर के साथ है ना। इनकम नहीं देखेगी, फादर के साथ उसका ज़्यादा वेलफेयर है
या मदर के साथ वेलफेयर है। और ये जज का कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव मैटर होता है कि कौन पार्टी जज को कितना प्रॉपर्ली कन्विंस कर पाती है, और अकॉर्डिंगली जज जो है बच्चा क्या करेंगे, उनको हैंड ओवर कर देंगे। बाकी दूसरा, अगर कोई भी एक्ट है, अगर वो बच्चे की कस्टडी देता है तो वो एक इंटरिम कस्टडी ही देता है, वो परमानेंट कस्टडी नहीं देता है, वो एक इंटरिम कस्टडी देता है। अब सुनिए, फादर ने कस्टडी के लिए सूट फाइल किया है, क्या इस दरमियान फादर को बच्चे की मेंटेनेंस देनी पड़ेगी जो कि अभी मदर के पास है? आंसर बिल्कुल देनी पड़ेगी, ये सब कहीं रुकावट नहीं है। और बच्चे के लिए मेंटेनेंस जो है वो एवरी टाइम प्रॉपर है। अब देखिए क्या कहते हैं यहाँ पे, फादर अगर नेचुरल गार्जियन है एंड चाइल्ड कस्टडी में किसके है, मदर के, तो फादर की ऑब्लिगेशन है कि अपनी चाइल्ड को मेंटेनेंस दे। अगर वो कंडीशन लगाता है कि भाई आपको मेरे साथ आना पड़ेगा, तो वो कंडीशन क्या है, वैलिड नहीं है, वो कंडीशन वैलिड नहीं है। एंड फादर, उसके लिए फादर को क्या करना होगा, कस्टडी लेना पड़ेगा कोर्ट से, एंड टिल द कस्टडी ऑब्टेन्ड द चाइल्ड मस्ट बी मेंटेन्ड वॉट एवर इट इज। Liability of the father to maintain his child does not cease merely because the child has attained the age of discretion there. जैसे होता है ना, बच्चा 13 साल 14 साल 15 साल का हो गया तो वो अपना एक सोचने समझने की शक्ति रखता है, और कोर्ट भी उससे पूछती है कि तुम किसके साथ रहना चाहोगे, फादर के साथ या मदर के साथ। उसने स्पेसिफाई किया मदर के साथ। अब फादर कहता है कि वो अपनी मर्जी से मदर के साथ रहना अडॉप्ट किया है, तो मेंटेनेंस उनसे मांगे, हमसे क्यों मांग रहे हैं? तो यहाँ पे भी सिंपली स्पेसिफाई कर रहा है कि नो, इवन इन दैट सिचुएशन द फादर इज लायबल टू पे द मेंटेनेंस, फादर मेंटेनेंस पेमेंट करेंगे इवन दैट सिचुएशन है। नाउ अच्छा, अब यहां पे सिचुएशन नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स, यानी कि चाइल्ड है, बच्चा है, इसका फादर है, मदर है। अब ये बच्चा नहीं है, बड़ा है, मेजर है, तो क्या फादर मदर मेंटेनेंस ले सकते हैं अपने बच्चे से, सन से, डॉटर से? कैन दे हैव, can they take the maintenance from a daughter? And both of the scenario we should be finding out that, you know. और प्रॉब्लम तो तब होती है जब फादर स्टेप फादर हो या स्टेप मदर हो, एंड तब डिसाइड करने में थोड़ा ये होता है कि स्टेप फादर और स्टेप मदर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते मेंटेनेंस। सो दीज आर सच ए थिंग विच वी हैव टू फाइंड आउट देयर। सुनिए, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हीज फादर और मदर, ये वर्ड लिखा है। वर्ड क्या है? दैट वर्ड है सबसे इंपॉर्टेंटली यहाँ पर लॉ में एक एक बात को कूड़ा जाता है कि वर्ड है हीज, हीज फादर, हीज मदर, दैट वाज। तो एक पर्सन के कितने फादर हो सकते हैं? एक ही हो सकते हैं। अगर कोई दूसरा है तो वो क्या है फिर? स्टेप फादर है। तो क्या लॉ की इंटरप्रिटेशन इस तरफ इंक्लाइंड है कि स्टेप फादर को मेंटेनेंस दे? देखो, मामला सीधा सीधा फैमिली कोर्ट में जाता है, तो यहां पे ये क्रिमिनल प्रोसीजर है, और फैमिली कोर्ट के जज का अपना डिस्क्रिशनरी पावर नहीं चल होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि होता ही नहीं है। जो क्रिमिनल कोर्ट्स है उनके डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होता, इनहेरेंट पावर उनके पास नहीं होता है। तो हीज वर्ड में ना स्टेप फादर और स्टेप मदर को रखे या ना रखे, ये पावर किसके पास होगा? इंटरप्रिटेशन देने का पावर किसके पास होगा? हाई कोर्ट के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास। नॉर्मल अगर फैमिली कोर्ट को बोलो, स्टेप फादर पहुंच जाए और बोले कि सर मुझे मेंटेनेंस दो, मेरे बच्चे से मेंटेनेंस दिलवाओ। अब बच्चा आके कोर्ट में बोलता है कि भाई ये तो मेरा स्टेप फादर है, मेरी मदर ने डिवोर्स के बाद दूसरी शादी की थी, और ये वो पर्सन है, और ये मुझसे मेंटेनेंस मांग रहे हैं। तो क्या कोर्ट मेंटेनेंस देगी? फैमिली कोर्ट बोलेगी, इसमें लिखा हुआ है वर्ड क्या? हीज फादर लिखा हुआ है। लेकिन नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। हो सकता है बड़ी कोर्ट की कुछ जजमेंट होगा जिसमें कुछ और बातों को पलट के रख दिया। वो कहते हैं कि भाई अक्कर जो सेक्शन 125 में है, मस्ट बी टेकन टू हैव द मीनिंग हर फादर और मदर। अब देखो, सबसे पहली बात, कोर्ट का यहाँ एक व्यूज ये रहता है कि भाई हीज फादर और मदर। तो डॉटर से जब मेंटेनेंस मांगने गया तो डॉटर बोलती है कि भाई ये तो मेरे लिए नहीं है, अगर मेरे लिए होता तो हर फादर वर्ड भी होता, क्योंकि फीमेल रिप्रेजेंटेड बाई हर। एंड कोर्ट का व्यू जरा सिंपल है, इंडियन सोसाइटी कास्ट ड्यूटी ऑन द चिल्ड्रन टू मेंटेन द पेरेंट्स एंड सोशल ऑब्लिगेशन इक्वली अप्लाइज टुगेदर। तो सोशल ऑब्लिगेशन जो है वो जितना सन के ऊपर एप्लीकेबल है उतना किसके ऊपर एप्लीकेबल है? डॉटर के ऊपर भी एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे कोर्ट ने स्पेसिफाई किया, विजय मनोहर अरबाद और कृष्ण, इस केस में कोर्ट ने स्पेसिफाई किया कि नहीं साहब, डॉटर भी मेंटेनेंस पे करने के लिए इक्वली लायबल है। हिज का मतलब यहाँ पे क्या लोगे? हर भी लोगे। ठीक है, हिज का मतलब। और वैसे भी जनरल क्लॉज एक्ट कहता है कि कानून जब तक स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड ना हो वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं हो सकता। कहीं भी लिखा हुआ है ही तो इट ऑटोमेटिकली इंक्लूड्स सी, वहां ऑटोमेटिकली है, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। दैट इज सेड बाय द जनरल क्लॉज एक्ट, द इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड कॉल्ड ही। कई जगह लिखा होता है। अब कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है कंपनी के डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन, वो कहता है ही इज एन अनडिस्चार्ज्ड इंस्टॉलमेंट, ही इज एन ऑफ कोर्स अनसाउंड माइंड पर्सन,
सब में ही है। तो क्या लेडी आके कह सकती है कि भाई ये डिस्क्वालिफिकेशन तो सिर्फ मेल के लिए, फीमेल के लिए नहीं है? तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज ही इंक्लूड्स सी अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। अब यहां भी कोर्ट ने कहा कि चूंकि ये सोशल ऑब्लिगेशन है डॉटर का भी और सन का भी, पेरेंट्स के लिए इक्वल है, तो डॉटर्स के लिए भी ये प्रोविजन इक्वली एप्लीकेबल होगी। अच्छा एक बात और, क्या एक पर्सन का डॉटर का हस्बैंड, क्या उससे मेंटेनेंस ले सकते हैं? अपने दामाद से मेंटेनेंस ले सकते हैं? अब डॉटर है और उसका हस्बैंड है, दोनों अच्छे रिलेशन है, अपने घर में रहते हैं दोनों। अब डॉटर के जो मदर है वो अकेली है, पैसे नहीं है, कोई लिवलीहुड नहीं है, कोई मेंटेनेंस के लिए कुछ नहीं है, और डॉटर अर्न नहीं करती है, डॉटर डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड के ऊपर। तो क्या जो लेडी है उसकी मदर, डॉटर की मदर, क्या अपने दामाद से मेंटेनेंस ले सकती है? व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? ब्रदर इन लॉ से मेंटेनेंस ले सकती है या नहीं ले सकती है? आंसर कहा नहीं, क्योंकि डॉटर इन लॉ का वर्ड नहीं है। सही है? अच्छा सॉरी, दामाद जो है यहां पे कवर नहीं है, सन इन लॉ का कवर नहीं है। डॉटर इन लॉ की बात करते हैं। डॉटर इन लॉ, एक बूढ़ा इंसान अपने डॉटर इन लॉ के ऊपर मेंटेनेंस सूट फाइल किया, तो अब बताइए कि क्या वो मेंटेनेंस ले सकता है या नहीं ले सकता है अपने डॉटर इन लॉ से? तो ऐसे जाओगे तो कोर्ट सीधा सीधा मना कर देती है। लेकिन अभी एक जजमेंट था, इसमें मैंने डाला नहीं है, बड़ा अच्छा जजमेंट था। एक पर्सन, बूढ़ा इंसान, उसके बेटे की डेथ हो गई और वो सरकारी नौकरी कर रहा था, और बेटे की डेथ हो जाने के बाद उसके जगह पे उसकी बहू को नौकरी हो गई, मतलब उसके बेटे की वाइफ को नौकरी हो गई। अब ये मेंटेनेंस क्लेम किससे कर रहा है? अपने डॉटर इन लॉ से। ठीक है, फैमिली कोर्ट ने तो मना कर दिया, हाई कोर्ट ने इसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट ले ली, और यहाँ पे कोर्ट ने सिंपली स्पेसिफाई किया कि वो डॉटर जो है, जो उसकी डॉटर इन लॉ है, वो उसके सन की जगह काम कर रही है, और उसका भी सन होता तो उसका भी ऑब्लिगेशन होता मेंटेनेंस देने का। तो कोर्ट ने डॉटर इन लॉ के ऊपर भी क्या कर दिया, ये ऑब्लिगेशन डाल दिया और मेंटेनेंस को जो है अलाउ कर दिया, है ना। सो देयर इज सच इंटरप्रिटेशन में गो वेरी वाइड दैट। तो अब हीज वर्ड काइंड नाउ मोरल ऑब्लिगेशन है सन की डॉटर के मेंटेन करे पेरेंट्स को, एंड सोसाइटी भी ड्यूटी कास्ट कर रही है चिल्ड्रन के ऊपर, एंड कोर्ट जब ऑर्डर करेगी फेवर ऑफ मदर और फादर, वो व्यू लेगी। मैरिड डॉटर हैज सफिशिएंट मीन्स, उनका इंडिपेंडेंटली सफिशिएंट मीन्स होना चाहिए ऑफ इनकम, मीन्स ऑफ द और इनकम ऑफ हर हस्बैंड, एंड फादर और मदर एज द केस में बी अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो ये सिचुएशन यहाँ पे स्पेसिफाई हुआ। However, it has been suggested that if there are 2 or more children, the parents may seek the remedy against any one or more of them. That was. So the situation quite normal. एक पर्सन के 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, और वो किसी एक से ही मेंटेनेंस के लिए गया है, he can do no problem at all. तो वो भी कर सकता है, वो भी जा सकते हैं। Now, स्टेप मदर क्या मेंटेनेंस ले सकती है? किसी पर्सन के फादर ने दूसरी शादी की और वो स्टेप मदर जो है उसके अपने कोई बच्चे नहीं है, वो चाइल्डलेस स्टेप मदर है, तो कोर्ट ने कहा फ्रॉम हर स्टेप सन से वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, प्रोवाइड सी इज ए विडो, और अगर उसका हस्बैंड है तो वो इनकैपेबल है उनको मेंटेन करने में, दिस वन। लेकिन अगर उसका नेचुरल बॉर्न सन है या डॉटर है या हस्बैंड लाइव है, देन शी कैन नॉट क्लेम द मेंटेनेंस फ्रॉम हर स्टेपसन। सही है, फ्रॉम हर स्टेपसन। तो ये डिसीजन फैमिली कोर्ट भी दे सकती है, लेकिन जब फैमिली कोर्ट को ये जजमेंट दोगे तब देगी। अपने आप फैमिली कोर्ट के जज को बोलोगे कि जज साहब स्टेप मदर मेंटेनेंस दे दो, वो बोलेगी मेरे पास तो इनहेरेंट पावर थोड़े ना है, कोई अथॉरिटी दिखाओ तभी हम दे पाएंगे। या तो जज खुद अथॉरिटी लेके आए, ऑर्डर लिखे तो उसमें मेंशन कर दे कि एट फॉर दिस जजमेंट, या फिर ऑफ कोर्स जो मेंटेनेंस लेने वाला है वो अथॉरिटी दे जज को, बिकॉज दे हैव गॉट द लिमिटेड पावर। वो अपने मन से हीज का इंटरप्रिटेशन नहीं लिख सकते हैं, दिस वन। क्या फादर पेरेंट्स की चॉइस हो सकती है कि वो अपने किस बच्चे से मेंटेनेंस ले? एक बच्चा है RST, 3 बच्चे हैं राम, श्याम, तरुण, और ये फादर सोचता है कि मेंटेनेंस सिर्फ अपने छोटे बेटे से ले, और बाकी 2 बच्चे अच्छे खासे कमा रहे हैं, उनका नहीं लेना चाह रहे हैं। और ये जो पिटीशन कोर्ट में फाइल किया है वो किसके अगेंस्ट फाइल किया है? सिर्फ तरुण के अगेंस्ट। अब तरुण का कोर्ट में डिफेंस है कि मेरे से इनकी पर्सनल खुंदक है, उन दोनों से नहीं मांग रहे, मेरे से मांग रहे हैं,
क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी में शेयर मांगा है। कभी कभी होता है ना, एक फादर के 3 बच्चे हैं, एक बच्चा बोल रहा है हमको मेरा प्रॉपर्टी का हिस्सा दो, मुझे बेचना है, मुझे वहाँ घर खरीदना है। फादर बोलते मेरे जीते जी कोई बंटवारा नहीं होगा। वो बोलते फिर तो कोर्ट में केस फाइल करके कर लूँगा। तो वो फाइल कर दिया क्या, पार्टीशन सूट। उस पार्टीशन सूट के जवाब में फादर ने बोला अच्छा भी बताता हूँ, उसके ऊपर क्या कर दिया, मेंटेनेंस का सूट फाइल कर दिया कि भाई अब इसको मेंटेनेंस दो। अब बताओ जज क्या करे, मेंटेनेंस को ये बता रहे कि हम अनेबल टू मेंटेन है, ठीक है, और मुझे मेरे बच्चे से मेंटेनेंस दिलवाओ। व्हाट द जज में डू दैट, कैन द जज से दैट नो, अगर सूट फाइल करना तो तीनों पे करो, एक पे क्यों किया? क्या ये एक फादर की चॉइस है कि उसको किसका पैसा अच्छा लग रहा है। नहीं, ऐसा बहुत चलता है, बहुत चलता है। बच्चे पे पार्टीशन सूट फाइल करते हैं और पेरेंट्स उसके रिवर्ट में मेंटेनेंस सूट फाइल करते हैं, है ना। तो पार्टीशन सूट फैमिली कोर्ट में चलती है, पार्टीशन सूट फैमिली कोर्ट में चलती है, वो फैमिली कोर्ट में नहीं चलती। नहीं, तो एक कोर्ट में पार्टीशन सूट चल रहा है और दूसरे कोर्ट में मेंटेनेंस सूट चल रही है। तो पार्टीशन सूट का ही काउंटर ब्लास्ट है मेंटेनेंस सूट, है ना। जज को बताते हैं कि जज साहब काउंटर ब्लास्ट ही है, मैंने पार्टीशन सूट फाइल कर रखा है, इसी वजह से मेरे ऊपर मेंटेनेंस सूट फाइल कर रखा है, ठीक है। तो क्या ये डिफेंस चलेगा सन का? ये डिफेंस इनका नहीं चलेगा। उनको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि फादर जो है अनेबल टू मेंटेन है ना, अनेबल टू मेंटेन है। वो प्रूफ करे तो ज़्यादा बढ़िया चले, नहीं सॉरी, एबल टू मेंटेन हिमसेल्फ है, उल्टा बोल दिया, वो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज नहीं चलता, है ना। तो पार्टीशन सूट कौन से एक्ट में जब फाइल होती है? जस्ट फॉर द जनरल नॉलेज आपसे पूछता हूँ, कौन से एक्ट में पार्टीशन सूट फाइल होगी? सक्सेशन एक्ट में। सक्सेशन एक्ट तो सिर्फ आपका राइट बताता है कि आपका इतना शेयर बनता है, बट अंडर विच एक्ट यू सपोज टू फाइल द पार्टीशन सूट? इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 तो आपका हक बताता है कि आप हकदार हो इतनी प्रॉपर्टी के, अब आपको अपना हिस्सा लेना है, कौन से एक्ट में सूट फाइल करोगे? पढ़े हो, सब पढ़े हो, प्रैक्टिकली नहीं सोचते। स्पेसिफिकली फैक्ट में फाइल होगी। डिक्लेरेटरी डिक्री कि जज साहब डिक्लेयर करो कि भाई हम अपने फादर के बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं हमारे, हम 3 भाई हैं हम और एक फादर हैं, तो प्रॉपर्टी का कितना हिस्सा हो? 4 हिस्सा, और 1/4 और इक्वल शेयर किसका हो? हमारा हो। आप डिक्लेयर करो, ये डिक्री ऑफ डिक्लेरेशन फाइल करो, जिसमें प्लेंटिफ जो हम हैं, हमें कितना शेयर मिले? 1/4 मिले। प्रॉपर्टी कितना शेयर मिले? अगर 3 ब्रदर हैं, एक फादर है, तो तुम्हारा कितना शेयर बनेगा? अगर तुम ब्रदर हो एक तो, अगर आप ब्रदर हो तो कितना शेयर बनेगा? हाँ तो बताओ ना कितना बनेगा, कितना हिस्सा बनेगा? चौथा हिस्सा बनेगा ना। तो क्या डिक्री बोलोगे? डिक्लेयर ऑफ डिक्लेरेशन बोलोगे कि 1/4 शेयर डिक्लेयर करे कि वो क्या हो? हमारा हो, यही लिखोगे? तो फिर एक गड़बड़ होगी। अगर केस के दरमियान 3-4 साल केस चला, किसी एक पार्टी की डेथ हो गई, तो आपका शेयर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। लेकिन आपने प्लेंट में क्या लिखा हुआ है, पेयर में क्या लिखा है कि हमको 1/4 ही चाहिए, तो आपका नुकसान होगा, हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखोगे प्लेंट में? आपका तो नुकसान हो गया ना फिर। तो आप लिखते हैं, आप डिक्री ऑफ डिक्लेरेशन पास करो जिसमें 1/4 और इक्वल शेयर जो है, और इक्वल वर्ड लगा देंगे, वो हमारा हो, है ना, दिस वन। तो पार्टीशन सूट कहाँ फाइल होती है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, है ना, दिस वन। तो भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, तो भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, अभी आएंगे, है ना। कौन? अब बोला हिंदू सक्सेशन एक्ट है, उसमें प्रोसीजर सिविल का चलता है या क्रिमिनल का चलता है? देखो एक्ट में लिखा होगा सीपीसी का प्रोसीजर चलता है, तो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? सिविल में या फिर सेशन में? सेशन में तो सवाल ही नहीं उठता, सिविल में जाएगा, मजिस्ट्रेट के पास नहीं जाएगा। तो अब सिविल में कौन से जज के पास? लोअर वाला या ऊपर वाला? डिस्ट्रिक्ट जज के पास या सिविल जज के पास? प्रॉपर्टी की, हाँ, प्रॉपर्टी की वैल्यू। और प्रॉपर्टी की वैल्यू कौन डिसाइड करेगा?
कोर्ट बैठी है ये सब काम करने के लिए, वो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा, आपको ही छोड़ देगा कि जुरिस्डिक्शंस के ख्याल से आप प्रॉपर्टी की वैल्यू डिसाइड करो, है ना। ये चीज़ें वो आप पे छोड़ दी जाएगी, कोर्ट फीस के हिसाब से प्रॉपर्टी की वैल्यू डिसाइड करो। नहीं, अगर BSCS वाले आपके घर की बिजली काट दें और नहीं लगा के दे रहे हैं, आपको BSCS पे केस करनी है, तो कौन से एक्ट में करोगे बिजली लगवाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी लगवाने के लिए, बताओ, विच एक्ट। एक तो रिट फाइल कर सकते हैं, बिजली तो बहुत एसेंशियल चीज़ होती है, बिना बिजली का रहेंगे कैसे, नहीं। लेकिन हाई कोर्ट गुस्सा करेगी, ऑल्टरनेट रेमेडी यूज़ किया, एक छोटी सी समस्या के लिए सीधे उठ के हमारे पास आ गए, तो आप कहाँ जाओगे पहले, लोअर कोर्ट में। और कौन सा एक्ट आपकी मदद करेगा, कौन सा एक्ट आपकी मदद करेगा। हाँ, काट के चले गए, बिल दिया नहीं था, बिजली काट के चले गए। फिर से स्पेसिफिकली एक्ट, मैंडेटरी इंजंक्शन, a decree of mandatory injunction may be passed against the BSCS directing them to install the specific electricity meter। तो यहाँ भी कौन काम किया, स्पेसिफिक एक्ट कितना वाइडर है। कोर्ट में जो केसेस फाइल होते हैं ना, CPC का, सिविल का, मैक्सिमम केसेज या तो कॉन्ट्रैक्ट से या स्पेसिफिक लिप से फाइल होगा, सही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो चलिए, पहले तो डिवोर्स का केस स्पेसिफिक लिप में फाइल होती थी, डिवोर्स का केस भी अभी भी मुस्लिम्स वाले डिवोर्स स्पेसिफिक लिप एक्ट में फाइल कर देते हैं, कितनी बार फाइल हो जाती है डिक्लेरेटरी डिक्री के टर्म पे, डिक्लेरेशन के टर्म पे। Anyhow, coming on to the point, next point. Parental obligation to maintain, bring up the children is not precondition, and it is not contemplated as obligation to pay maintenance of the aged infirm parents, जो ने खड़ा दिया आपको, सही है। अब देखो, हम कहते हैं कि भाई जहाँ BNSS इन्वॉल्व हो गया, कोर्ट का डिस्क्रिशंस नहीं है, नहीं, और सेशन वाले में जहाँ क्रिमिनल केस होती है वहाँ तो कोर्ट का डिस्क्रिशन होता ही नहीं है ना। जज के लिए सीधे इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि भाई अपने विवेक, अपने बुद्धि को घर पे रखो, आपको चलना कैसे है, कानून से। लेकिन कहीं कहीं उनको हल्का सा दे देता है कि कर लो यूज़, जैसे क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस कितना होगा, सही है, कितना मेंटेनेंस होगा। एक पर्सन अगर महीने का 50,000 कमाता है, उसकी वाइफ उसके मेंटेनेंस मांग रही है, अब बच्चे नहीं है कोई भी, तो जज कितनी मेंटेनेंस अलाउ करे वाइफ के लिए, तो जो भी अलाउ करेंगे वो अपने उनका विवेक है। लेकिन ऐसा नहीं कि राधा की तरफ बैठ गए और कहे कि दे दो 20,000 पर मंथ। अगर वो 20,000 बोलते हैं तो उनको 20,000 का रीजन लिखना पड़ेगा, तो वाई 20,000। हो सकता है कि 50,000 हस्बैंड अर्न कर रहा है तो मेंटेनेंस को दिलवा दे 40,000 वाइफ को, 40,000 मेंटेनेंस दिलवा दे, बट कोर्ट हैज़ टू राइट द रीजन कि इसके पास 10,000 क्यों छोड़ा, इसको 40,000 क्यों दिलवा रहा है ना। क्या रीजन, अगर आप जज हो तो क्या रीजन लिखोगे, आप जज हो तो क्या रीजन लिखोगे, यहीं तो विवेक है, डिस्क्रिशन यूज कर सकते हैं। तो वही रीजन लिखेंगे जो वाइफ ने बताया होगा, कुछ तो बताया होगा जो जज को इन्फ्लुएंस किया होगा कि 40,000 मेंटेनेंस दो। नहीं, वाइफ को हो सकता है बहुत बीमारी है, डॉक्टर के एक्सपेंसेज ही लग जाते हैं 20-30,000 पर मंथ का, वो पूरा मेडिसिन का बिल ला के दे दी है, डॉक्टर के एक्सपेंस ला के दे दी है, दिख के लग रहा है जज को कि अरे इसका तो हर महीने बीमारी का खर्चे बहुत ज़्यादा है, और जज को भी दया आ गई, उसने कर दिया 40,000। सो यहाँ पे वर्ड जो में है वो एक डिस्क्रिशन देता है जज को कि भाई आप कितना मेंटेनेंस ऑर्डर करोगे ये कर दो। लेकिन ये भी डिस्क्रिप्शन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन इसके ऊपर भी कितनी मेंटेनेंस आप अलाउ कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट हैज गॉट द गाइडलाइन इवन ऑन दैट। सर अगर वो अपनी पिटीशन के अंदर जो मेंटेनेंस पर डाल दिया उसके अंदर वो ये मेंशन करे कि जहाँ पर उसने उसका जो हस्बैंड है जहाँ पे रहता है वो बहुत दूर से आती है, सो वो चीज ग्राउंड तो उसका बन सकता है मेंटेनेंस में। दूर से आती है मतलब कहीं होगा ऐसा होता है ना सर कि मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस हमने देखे होते हैं कि जिसके अंदर वाइफ कहीं और रहती है और उसने छोटे यहाँ डाला है बिकॉज हस्बैंड जहाँ पे है उसका ससुराल जाते हैं, तो इसलिए वो ऐसा क्यों करेगी, वो जहाँ रहती है वहाँ डाल सकती है। हाँ, मतलब कुछ ऐसे देखे हमने ऐसे जिसमें उसने ये भी ग्राउंड डाला था और जज ने उसको मना कर दिया था कि ये नहीं होगा, उसके मेंटेनेंस कम कर दी थी। हाँ ठीक है। नीड्स ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द वाइफ फॉर सच मॉडरेट लिविंग कैन बी फेयरली डिटरमाइंड, क्योंकि वाइफ जब अपनी एक्सपेंसेस को लिखती है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस बता देती है, नहीं कि उसके क्लब जाने के इतने खर्च होते हैं, किटी पार्टी होता है मंथ में उसके इतने खर्चे होते हैं, है ना, वो जिम जाती है तो जिम के इतने खर्चे होते हैं, वो पूरा बिल बना करके पिटीशन लिख के दे देती है।
अब जज उसमें से कटौती करना शुरू कर देते हैं, नहीं कि भाई जिम जाते हो घर पे योगा करो, कट, है ना, क्लब जाते हो कट, किटी पार्टी कट करो, ये सब चीज़ें जज काटना आप शुरू कर देते हैं। तो ये सब काम करना डिस्क्रिशनरी पावर उनका आएगा, लेकिन उतना पैसा हस्बैंड के पास भी होना चाहिए। अगर हस्बैंड कमाता है 50,000 पर मंथ और वाइफ कहती है कि वो क्लब का मेंबरशिप है उसका 20,000 पर मंथ, उसकी वहाँ की मेंबरशिप चार्ज है, उसका 10,000 जिम का चार्ज है, अगर हस्बैंड के पास बहुत पैसे है तब तो कोर्ट ये सब दे देगी, है ना। तो डिपेंड करता है कि आप कैसी फैमिली से बिलोंग, जैसे अपनी औकात है उसी के हिसाब से खर्चे सोचोगे ना, बताओ उसी के हिसाब से सोचोगे ना। तब अब एक्सपेंस तो तुम कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, बट ये थोड़ी कि कुछ भी दे दे। वहाँ पे जज होते हैं, दोनों पार्टी को समझते हैं कि भाई इसकी क्या कैपेबिलिटी है, हैसियत क्या है इनके फैमिली की, दिस वन, है ना, वो देखते हैं। हाँ तो बताए वो भी ले सकते हैं ना। वो कानून कहता है कि अगर ड्यूरिंग द मैरिज वो बच्चा बॉर्न हुआ है तो वो उसी का माना जाता है। वो एविडेंस एक्ट में पढ़ते हो ये चीज़ें लिखी हुई, तो भी लेते हैं। हाँ अभी चाइल्ड पे भी आ रहे हैं तो भी लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन में ऊपर लिखता है लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड, दोनों वर्ड लिखा हुआ है। रिकवरी करने के लिए अटैचमेंट वारंट इशू हो जाता है, जेल होता है, मैंने आपको जेल और अटैचमेंट दोनों बताया था, कैसे जेल करते हैं कैसे अटैचमेंट करते हैं। तो मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, देखो वर्ड मैजिस्ट्रेट किस लिए लिखा रहता है, क्योंकि एक्ट में वर्ड मैजिस्ट्रेट लिखा हुआ है, बट एक्चुअली व्हाट इज कॉल्ड हियर, इफ देयर इज अ फैमिली कोर्ट देन इट इज द जज। 1443 रीड विद सेक्शन 461 इंपावर करता है वारंट ऑफ लेवी अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस के लिए करे, अटैचमेंट सेल मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन जिसको मेंटेनेंस ऑर्डर कर रहे हैं, इवन सैलरी को अटैच किया जा सकता है। कोर्ट सीधे एम्प्लॉयर को एक डायरेक्शन देती है कि भाई इसकी सैलरी कोई पेमेंट इसको मत करो, इसकी जो भी सैलरी है ये कोर्ट को ट्रांसफर करो, या इसकी वाइफ को सैलरी का इतना पोर्शन ट्रांसफर करो। द कोर्ट हैज इवन सच ए पावर। अच्छा अब सिचुएशन समझो कि वाइफ का मेंटेनेंस रिफ्यूज होने का ग्राउंड क्या क्या हो सकता था, मैंने आपको बताया था। अगर कोर्ट रिफ्यूज करिए मेंटेनेंस देना, मेंटेनेंस को कोर्ट डिनाई कर रही है, तो ग्राउंड क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट क्या हुआ, एडल्ट्री, लेकिन पहले एडल्ट्री में थी अब नहीं है। फिर पहले तो वाइफ का बॉयफ्रेंड था लेकिन अब उससे ब्रेकअप हो गया है, तो क्या मेंटेनेंस मिलेगा। आप उस जगह जाके देखो तो क्या लिखा है, लिखा हुआ है उस जगह जहां एडल्ट्री वाली बात है वहां लिखी हुई है, उस जगह पे चले जाओ क्या लिखा हुआ है ये मुझे बताओ पढ़ के। जस्ट रीड व्हाट्स रिटन ऑन दैट। पेज नंबर क्या है, 142 में नहीं जा करके अगर मैं इधर जाऊं 144 स्टार्टिंग में था, सेक्शन में ही है ना। बोलिए जरा क्या लिखा है। कोर्ट में उसकी एडल्ट्री प्रूव हो गई है, बट नाउ द वाइफ सेज दैट नो मेरा उससे ब्रेकअप हो गया, अब वो उसके साथ नहीं है, तो क्या कोर्ट मेंटेनेंस देगी। पर सब सेक्शन 4 लिखा हुआ है, आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा लिखा हुआ क्या है कि नहीं है। नाउ द वाइफ सेज दैट वो किसी के साथ लिविंग में थी, अपने हस्बैंड को छोड़ के किसी और के साथ थी लिविंग में, लेकिन अब उससे उसका ब्रेकअप हो गया है, अब वो उसको छोड़ चुकी है और अब उसका सहारा हस्बैंड के अलावा कोई और नहीं है, इस वजह से हस्बैंड से वो मेंटेनेंस मांग रही है। बताएं क्या वो मेंटेनेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोर्ट अलाउ करेगी, करेगी। व्हाट्स रिटन दैट, यहाँ लिखता है फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर दिस सेक्शन इफ सी इज लिविंग इन द एडल्ट्री, सी इज लिविंग, आज देखेंगे कि वो एडल्ट्री में है या नहीं है, ठीक है। मतलब अगर उसका ब्रेकअप हो गया, छूट गया, अब उससे उसका रिश्ता नहीं है, तो फिर उसको मेंटेनेंस फिर मिलेगा। सही है। एक बार तो बहुत बुरा फंसा था, मेरे पास ये केस था, वाइफ की एडल्ट्री पूरी तरह से प्रूफ कर दी, उसके मोबाइल का CDRs वगैरह सब मंगवा करके, है ना, कहीं बाहर गई थी, होटल का बिल्स वगैरह मंगवा करके किसी और के साथ गई थी, वो सब प्रूफ कर दिया, जज ने कंप्लीट मान लिया और मेंटेनेंस डिसमिस होता, बट उसकी तरफ से एफिडेविट आता है कि पहले था वो रिलेशन अब नहीं है,
और मेंटेनेंस अलाउ हो गया। तब वो सारे केक पे पानी फिर गया और 2 साल लगा सिर्फ उसी को प्रूफ करते हैं, उसी चीज़ के चक्कर में। कितना लिबरल कानून है ना। एफिडेविट की वजह से फंस गया। हाँ, एक एफिडेविट दे दिया कि नहीं एडल्ट्री जो है आज के डेट में नहीं है। तो वो प्रूफ कैसे? हाँ, वो प्रूफ कैसे? क्या कह रहे हो? मतलब वो प्रूफ कैसे कि टाइमिंग, मतलब वो पहले था रिलेशनशिप शादी से? पहले का रिलेशनशिप तो प्रूफ हो गया, उसने एडमिट भी कर लिया। और हाँ, अब उसके बाद कोर्ट में एफिडेविट फाइल ये भी कर रही है कि वो ब्रेकअप हो गया, वो ब्रेक हो गया, अब नहीं है, आज की डेट में कुछ नहीं है। खुद ही कुल्हाड़ी मार ली सर। क्या नहीं, वो बाद में एडमिट किया ना, खुली को ये एफिडेविट देके तो बच गई, ये कह के तो बच गई, है ना। अच्छा, तो कई ऐसे होते हैं ना, लेडीज होती है जिनका पहले से इन्वॉल्वमेंट किसी और के साथ होता है, फिर किसी से शादी कर लेती है, फिर उसको छोड़ देती है, फिर उससे मेंटेनेंस की सूट फाइल करती है, पैसे लेती है उससे, ठीक है, लेकिन वो बेचारा जब कोर्ट में सूट फाइल करता है कि नहीं इसका बॉयफ्रेंड है, मत दो मेंटेनेंस, ठीक है, तो पहले तो उसको प्रूफ करने बड़ा मुश्किल होता है, प्रूफ करने का प्रूफ करे कैसे इस चीज़ को। तो हालांकि मोबाइल चैट से तो सब प्रूफ हो जाता है कि एक बार किसी का मोबाइल का चैट निकल जाए तो सब प्रूफ हो जाता है, ठीक है, मोबाइल का चैट्स वगैरह निकल के प्रूफ हो भी जाता है सब चीज़ें, कोर्ट भी मान लेती है, जज भी मान लेती है कि यस उसका बॉयफ्रेंड है, एडल्ट्री में है, फिर भी वो एक एफिडेविट लगा देती है कि नहीं हमारा उससे जो रिलेशन है अब नहीं है, शादी के दरमियान भी था, अब नहीं है, आज के डेट में नहीं है। तो भी कानून इतना लिबरल है कि मेंटेनेंस मिल जाता है, जजमेंट है अभी कहीं, ठीक है। तो वर्ड क्या है, ही इज लीविंग, कंटिन्यूअस है, यानी कि अगर वो पास्ट हो गया देन नो, सही है। नाउ हस्बैंड कॉन्ट्रैक्टेड सेकंड मैरिज, अच्छा, विदाउट सफिशिएंट कॉज वो हस्बैंड से अलग रह रही है तो मेंटेनेंस मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन वो जो रीजन बता रही है वो रीजन सफिशिएंट कॉज है या नहीं है, ये फिर जज का डिस्क्रिशनरी मैटर है। कुछ बातें कानून ने लिख दिया है कि अगर हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है और उस दूसरी शादी की वजह से वो अपने हस्बैंड से अलग रह रही है तो यहाँ पे वो मेंटेनेंस का इंटाइटल्ड होगी, वो एक सफिशिएंट कॉज है अपने हस्बैंड से अलग रखने का, सही है। एंड हस्बैंड फिर कहता है कि मैं तो दोनों वाइफ मेंटेन करने के लिए रेडी हूँ, वो उसके अगेंस्ट रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का सूट भी फाइल किया हुआ है, सेक्शन 9 जो होता है हिंदू मैरिज एक्ट का, तो भी ये ग्राउंड नहीं बनेगा मेंटेनेंस रिफ्यूज करने का। नो, अब सुनिए, अब एक बात समझिए, अब मैं सिचुएशन समझाता हूँ आपको। सपोज दैट हस्बैंड है, वाइफ है, और हस्बैंड एंड वाइफ के बीच लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए, और दोनों का क्या हो गया, दोनों का सेपरेशन हो गया, सेपरेट हो गए दोनों, ठीक है। अब वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर क्या किया, मेंटेनेंस का सूट फाइल कर दिया, ठीक है। मतलब ये दिल्ली में ये लड़ झगड़ के पटना चली गई और पटना में बैठ करके इन्होंने क्या किया, हस्बैंड के ऊपर मेंटेनेंस का सूट फाइल कर दिया। तो जब भी हस्बैंड के ऊपर मेंटेनेंस सूट फाइल होता है ना, तो उसको ये एडवाइस दिया जाता है कि भाई तुम 9 RCR का सूट फाइल कर दो। 9 RCR कहते हैं सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, RCR। मार्केट में ये इसी नाम से फेमस है, 9 RCR। ये लगता है किसी का घर का एड्रेस है, लेकिन नहीं, कोर्ट में अपना नाम चलता है सब इसका, ठीक है। तो हस्बैंड जाते हैं, कहाँ कर देते हैं, 9 RCR का सूट, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, मतलब मेरी वाइफ को वापस बुलाओ, वो चली गई लड़ झगड़ के मायके, जज साहब को कहा कि वापस बुलाओ, उसका जाने का रीजन जो है वो वैलिड नहीं है। तो हस्बैंड कहाँ सूट फाइल कर दिया, हस्बैंड ने दिल्ली में कर दिया फाइल, क्योंकि दिल्ली में दोनों साथ रहते थे। अब मुसीबत किन के लिए, इनके लिए, कि इनको इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, सही है। अब सपोज करो कि ये 9 RCR का जो डिसीजन है वो हस्बैंड के फेवर में आ गया, दिल्ली के कोर्ट को ने फाइंड आउट किया कि भाई ये जो वाइफ है ये कोई सही रीजन नहीं है जाने का, ये हल्की फुल्की लड़ाई थी, खाना खराब बनता था, हस्बैंड बोल देता था, उसको गुस्सा आ गया, वो चली गई, ठीक है। अब कभी कभी पता चलता है ना कि वाइफ तो डिफेंड करने नहीं आएगी, तो वो कुछ ऐसी बातें लिख देता है पिटिशन में कि वो पटना से दिल्ली तो आएगी नहीं, ठीक है। कई बार तो नहीं आएगी तो एक्स पार्टी केस चलेगा। अब कोर्ट में जज ने बोला ये कोई रीजन है, 9 RCR कोर्ट ने अलाउ कर दिया और वाइफ को डायरेक्शन दे दिया कि भाई आप हस्बैंड के साथ रहो, ठीक है। अब वाइफ का जो केस फाइल किया था मेंटेनेंस का, वाइफ ने केस क्या था, मेंटेनेंस का फाइल किया था। हस्बैंड पहुंचा कोर्ट में और कोर्ट में दिल्ली के कोर्ट का जो 9 RCR का ऑर्डर है वो दिखा रहा है कि देखिए हमारे को दिल्ली के कोर्ट ने इनके खिलाफ ऑर्डर दिया है और इनको कहा है कि हस्बैंड के साथ रहने को। अब ये नहीं रह रही, यहाँ बैठ के मेंटेनेंस मांग रही है, तो बताओ क्या पटना की कोर्ट इसको मेंटेनेंस देगी, अलाउ करेगी? वो बोलेगी इसकी वाइफ को कि भाई तुम्हारा सफिशिएंट रीजन नहीं है यहाँ रहने का, जाओ हस्बैंड के साथ वापस, हम तुम्हारा मेंटेनेंस क्या करते हैं, डिसमिस कर देंगे उस मेंटेनेंस को। तो कई बार में ऐसा होता है ना, मेंटेनेंस केस को डिसमिस करवाने का इसको ट्रिक के तौर पे भी यूज़ करते हैं, दिस इज जस्ट लाइक अ ट्रिक, उसको ट्रिक के तौर पे भी यूज़ करते हैं कि हाँ भाई हम इस केस को क्या करवा दें, डिसमिस करवा दें 9 RCR के केस को। और एक बार 9 RCR अगर मान लो हस्बैंड का अलाउ हो गया ना,
अब आगे चल करके वाइफ नहीं आती है वापस और अब हस्बैंड डिवोर्स फाइल करता है तो उसको डिवोर्स के बड़ा इजीली मिल जाता है फिर, और वो भी बिना एलिमनी के, बिना पैसे का, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। एनीहाउ, तो ये क्या हो गया कि 9 RCR रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स में जो डिसीजंस आए हैं वो एक सफिशिएंट रीजन होगा, मतलब अगर वो फेवर में हस्बैंड के हैं तो फिर वाइफ के पास सफिशिएंट कॉज नहीं है अलग रहने का, ठीक है। इफ से डिसओबे द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, कौन सा 9 RCR वाला, 9 RCR की डिग्री एग्जीक्यूट नहीं होती है। एक हस्बैंड गया रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए या वाइफ गई रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए और केस फाइल करने वाले के फेवर में डिग्री आ गई, लेकिन अपोजिट पार्टी अभी भी साथ नहीं दे रहे हैं, तो इसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। मतलब कि कोर्ट ऐसा नहीं कि एग्जीक्यूशन लगेगा, पुलिस भेजेगी उठा के चलो उस घर में रख दो तुम्हें, इट्स नॉट लाइक दैट। छोड़ दो, कोई बात नहीं है, मैं नहीं माना ना कोर्ट का ऑर्डर, छोड़ दो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी नहीं लगेगा। लेकिन इसका जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा पड़ता है। जैसे वाइफ नहीं मानी उस ऑर्डर को, बच्चे की है कस्टडी उसके पास है, अब हस्बैंड कस्टडी सूट फाइल करेगा, ब्लाइंडली कोर्ट उसके फेवर में कस्टडी ऑर्डर दे देगी और वो बच्चा जो उसे छीन करके हस्बैंड को दे दिया जाएगा। डिवोर्स फाइल करेगा, डिवोर्स जीत जाएगा, वो फेवर में आ जाएगा। एवरीथिंग, कोर्ट के सारे ऑर्डर्स जो होंगे ना उसके नेगेटिव जाएंगे। अगर वाइफ ने डोमेस्टिक वायलेंस का सूट फाइल कर रखा है वो ऑर्डर उसके नेगेटिव जाएगा, दिस वन। सो लॉट्स मेनी टाइम इसको ट्रिक्स की तरफ भी यूज करते हैं लोग कि वाइफ अगर अपने मायके जाके 10 केस फाइल करती है हस्बैंड के ऊपर, तो हस्बैंड सिर्फ एक काम करता है, अपने जहाँ पर है वहाँ पे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का सूट फाइल कर देता है। अगर वो केस जीत गया तो वो सारे केसेस जो वाइफ ने कर रखे हैं वो सब के सब बेकार हो जाता है फिर, दिस वन। इसका इम्पैक्ट तो बिल्कुल एक्स पार्टी जैसा लग रहा है। क्या इसका इम्पैक्ट बहुत हमारे एक्स पार्टी जैसा लग रहा है कि मतलब सारी चीजें एक तरफ हो रही है। हाँ, तो कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं माना ना आपने। अगर आपको अलग रहना है तो आप कोर्ट में आओ, रीजन बताओ क्या प्रॉब्लम है हस्बैंड के साथ, क्या प्रॉब्लम है, और कोर्ट पॉजिटिवली सुनती है, सही है। अगर वाइफ रीजन बताती है कि भाई मेरे पे शक करते रहते हैं दिन भर, मेरा मोबाइल चेक करते रहता है, मेरा लैपटॉप चेक करते रहता है, वो बताता है कि भाई तुम्हारा अफेयर तो इसके साथ है, तुम्हारा अफेयर तो इसके साथ है, तुम एक खराब औरत हो, और इसी वजह से वो अलग रह रही है, तो क्या ये अलग रहने का ग्राउंड हो सकता है? कोर्ट बोलेगी बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये अलग रहने का ग्राउंड है, तुम बिल्कुल मत रहो इसके साथ, बहुत बेकार इंसान है, शक्की पर्सन है ये, मत रहो। उसका 9 RCR क्या हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा। ये बात लिखा भी है नॉर्मली, कहते हैं कि अनदर ग्राउंड फॉर लिविंग सेपरेटली फ्रॉम द हस्बैंड कैन बी एन एलिगेशन ऑफ अनचैस्टिटी labeled against a wife by a husband, not only the petition for maintenance but also in his statement on the oath before the magistrate। वो बेचारा हस्बैंड वाइफ की चुगली लगाने गया, एफिडेविट फाइल करके कोर्ट में दे रहा है कि सर मेरी वाइफ का अफेयर है, सही है, और उसका कोई सबूत नहीं दिया कोर्ट को कि मैंने यहाँ देखा है, मैंने वहाँ देखा है, मैंने इसके साथ देखा, मैंने उसके साथ देखा, उसके साथ 1-1 घंटे फोन पे बात कर रही है और सबूत कुछ नहीं लगाया है। कोर्ट बोलेगी तुम तो बड़े बेकार इंसान हो, खामखा शक करते रहते हो, और उसका हस्बैंड वाइफ को बोलेगी भाई तुम जो अलग रह रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, तुम्हारा अलग रहना जस्टिफाइड है। सो दैट वाज द पॉइंट कॉल्ड हियर, सही है दिस वन। और कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा अगर कोई हस्बैंड करता है तो इट विल बी द अमाउंट टू क्रुएलिटी, और एक सफिशिएंट रीजन है टू लिव सेपरेटली एंड क्लेम मेंटेनेंस फॉर हर हस्बैंड, फॉर हर हस्बैंड, सही है। अब सुनिए, आगे सुनिए। एन ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस शुड बी ए स्पीकिंग ऑर्डर। व्हाट डज इट मीन? ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस शुड बी एन स्पीकिंग ऑर्डर। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? स्पीकिंग का मतलब क्या हुआ? बोलता हुआ नहीं, रीजन के साथ ऑर्डर हो। अगर कोई ऑर्डर दे रहे हैं तो वो क्या है? रीजन के साथ, दैट इज कॉल्ड स्पीकिंग ऑर्डर, ठीक है। सो हमेशा मतलब क्या हुआ? स्पीकिंग ऑर्डर जब भी बोलते हैं कि भाई ये ऑर्डर स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए, तो देयर मस्ट बी द रीजन व्हाई द कोर्ट हैज गिवन सच काइंड ऑफ ऑर्डर। दिस वन, appreciating the evidence, circumstances of the case, and simply it should not only be based upon the burden of proof but should be passed in the light of the fact and circumstance of each case। सही है। अब अगर एक सिचुएशन ये भी होता है, अगर हस्बैंड ये प्रूव हो जाता है कोर्ट में कि हस्बैंड इज इम्पिटेंट, अनेबल टू डिस्चार्ज हिज मैरिटल ऑब्लिगेशंस, तो ये भी दोनों का सेपरेट रहने का एक ग्राउंड है और कोर्ट यहाँ भी मेंटेनेंस ऑर्डर करेगी। दिस वन। Now, Section 5 lays down the condition, ये मुस्लिम वुमेन का डिसएंटाइटल्ड पेमेंट एनी, ये लिविंग इन एडल्ट्री का मतलब बता दिया यहाँ पे, वो जो अभी एक्सप्लेन किया आपको कि एडल्ट्री क्या होनी चाहिए, 1 टाइम या 2 टाइम या 3 टाइम,
मे बी अनलिमिटेड टाइम, बट नॉट एट दिस टाइम, दिस वन, वो चीजें खत्म हो गई हो, दिस वन. Heredity merely once committed will not disentitle her from claiming the maintenance. It was though not to deprive her right upon committing adultery once, because that would give her no opportunity to reflect and come back on the moral and legality of the right path. And कई लोगों की समस्या होती है कि अगर एडल्ट्री है तो एडल्ट्री को प्रूफ कैसे करें. दैट वाज हाउ टू प्रूव दिस एडल्ट्री, बिकॉज वो तो पर्सनल रिलेशंस होते हैं, कोई अनाउंसमेंट तो होती नहीं है उसकी, है ना. तो कोर्ट कहता है भाई ये तुम्हारा काम है, तुम प्रूव करोगे तभी हम मेंटेनेंस रोकेंगे. इफ यू आर नॉट एबल टू प्रूव देन लेट द वाइफ टेक द मेंटेनेंस देयर. इट वाज हेल्ड दैट इफ एन एडल्टरस कंडक्ट फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड ऑन द पार्ट ऑफ द वाइफ वाज नॉट प्रूव्ड, कंटिन्यूअस प्रूव नहीं किया, द चैलेंज कुड नॉट बी सस्टेन्ड. दिस वन. तो कंटिन्यूअस एडल्ट्री प्रूव करनी पड़ेगी. एडल्ट्री ही प्रूव करना जरूरी नहीं है, दैट कंटिन्यूअस एडल्ट्री जहां भाई वो चल रहा है, दिस वन. तो कई बार होता है ना, हस्बैंड वाइफ का व्हाट्सएप चैट्स लगा देते हैं कि देखिए इन्होंने किसी किसी क्या क्या उससे क्या क्या बातें की, थर्ड पर्सन से क्या क्या बातें की. तो हो सकता है वो चैट जो है वो प्रीवियस एडल्ट्री को एस्टैब्लिश कर देगा, बट वो चैट कंटिन्यूअस एडल्ट्री को एस्टैब्लिश नहीं करता है. और जब कंटिन्यूअस एडल्ट्री को एस्टैब्लिश नहीं करता है तो क्या होता है, मेंटेनेंस अलाउ हो जाती है. और हस्बैंड को बाद में पता चलता है कि अरे मुझे तो कंटिन्यूअस एडल्ट्री प्रूव करनी थी, हम तो पास्ट एडल्ट्री को प्रूव करके रह गए. सही है. तो व्हाट्सएप चैट्स वगैरह लगाने का, फोटोग्राफ्स लगाने का, इन सब का कोई फायदा नहीं होता. दिस वन. चलिए आज यहीं रखते हैं. इसके जजमेंट्स आज कंप्लीट हो गए. अब नेक्स्ट क्लास में 145 jurisdiction क्या होगा और alterations in the allowances section 146. These are certain provisions which we supposed to do into the next class.